तो दोस्तों मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रीनरी चारों तरफ नज़र आ रही है। मार्केट में हर एक कॉइन, हर एक टोकन अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। अल्ट कॉइन भी धीरे धीरे स्टार्ट हो गए हैं। बिटकॉइन, इथेरियम और बीएनबी के तो कहने ही क्या। तो इस समय जो सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो ये जो एक बुल रन का सिग्नल जो दे रहा है, क्या ये रियल में बुल रन है या ये बुल ट्रैप है? तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल ये कहना है कि क्या सर हम बाइंग स्टार्ट कर दें, या हमने जो बाइंग छोड़ दी है अब बाय कर लें, या हमको डाउन देखने को मिलेगा, क्या आगे हो सकता है? तो हमने ऐसे 11 रीज़न ढूंढे हैं जिनसे आप ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट का मूव क्या पॉसिबल हो सकता है। तो 11 रीज़न आपके सामने हम रखते हैं और उससे आप ये खुद आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का नेक्स्ट मूव जो हो सकता है वो क्या पॉसिबल है। तो दोस्तों बिल्कुल मजाक से हटके आज हम जो फैक्ट रखने वाले हैं उनको अगर आप समझ लेंगे तो आने वाले एक आध साल का आप आइडिया खुद से भी लगा सकते हैं कि मार्केट का मूव किस तरफ जा सकता है। तो सबसे पहले फैक्ट की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जो फैक्ट है, कोविड के बाद आपको याद होगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी थी। बिटकॉइन $3000 के आसपास चला गया था और वहाँ से मार्केट उठना शुरू हुई और मार्केट कहाँ गई थी? $69,000 पर। मतलब $3000 से उठकर मार्केट कहाँ जाती? बहुत ज़्यादा 10,000 पे जाती, 18,000 पे जाती, 20,000 पे जाती, 40,000 पे जाती, $69 पर गई थी। मतलब कहाँ से कहाँ गई थी। तो इसके पीछे क्या ये इत्तेफाक है, क्या रीज़न था? उस समय का जो जे पावल जो फेड के चेयरमैन हैं, उनका एक इंटरव्यू निकल कर आया था कुछ समय पहले। तो उन्होंने बोला था कि हाँ, To say you simply flooded the system with money. Yes, we did. That's another way to think about it. We did. Where does it come from? Do you just print it? We print it digitally. So we as a central bank, we have the ability to create money digitally, and we do that by buying treasury bills or bonds or other government guaranteed securities, and that actually increases the money supply. We also print actual currency, and we distribute that through the Federal Reserve banks. तो कोविड के समय मार्केट की सिचुएशन क्या थी वो सारी आपके सामने है। यानी कि उस समय फेड ने पैसा इंजेक्ट किया था मार्केट में, और वो पैसा कहाँ गया था, किसके पास गया था? वो जाता है वीसी के पास, जो नए नए इंस्टीट्यूशन हैं उनके पास। और वो सारा पैसा कहाँ लगाते हैं? वो लगाते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि हाई रिटर्न मिल सकता है। ठीक यही दोहराया गया है, ठीक इसी के आसपास का दोहराया गया है। अभी जब बैंक फेल हुए हैं, लगातार कई सारे बैंक फेल हुए, 4 ऑलमोस्ट फेल हो चुके हैं, 5वां उसमें अभी लगभग सिचुएशन के आसपास है। तो यहाँ पर इन सारे बैंकों को बेल आउट करने के लिए 300 बिलियन का फंड फिर से इंजेक्ट किया गया है, और वो उसी तरीके से वीसी और जो इंस्टीट्यूशन और जो बैंक को बचाने के लिए किया गया है। क्योंकि जो बैंक के पास जिन लोगों का लेन देन था वो इंस्टीट्यूशन ही थे, तो उन सबको बचाने के लिए एक तरीके से ये सारा फंड अरेंज किया गया है, और ये फंड उसी तरीके से प्रिंट किया गया जिस तरीके से पिछली बार किया था। तो यहाँ पर ये सारा फंड निकल कर आ रहा है मार्केट में, और क्या हो रहा है वो सारी चीज़ आपके सामने है। तो 2020 का कोविड और 2023 का बैंक कोलैप्स, ये 2 फैक्ट हुए। तीसरा फैक्ट हम अब पढ़ते हैं। तीसरा फैक्ट ये कहता है कि जो इथेरियम का शंघाई अपडेट आ रहा है, जो कि इसकी डेट एक्सपेक्टेड है 12 अप्रैल तक का, तो उस समय क्या पॉसिबिलिटी है इथेरियम के जो पुराने जो होल्डर हैं, स्टेक होल्डर, जिन्होंने स्टेकिंग के लिए लगा रखा था, जो वैलिडेटर हैं, उन सब का इथेरियम अनलॉक होगा। अब जब अनलॉक होगा उनके पास थोड़ा सा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। हालांकि इथेरियम ने काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा खासा इथेरियम मार्केट में एक बड़ी क्वांटिटी में आएगा। और क्योंकि इथेरियम, बीएनबी और बिटकॉइन ये तीनों लीडिंग है क्रिप्टो इंडस्ट्री के, और अगर किसी एक को भी कुछ पैर में चोट लगती है, मतलब वो डेंट खाता है, तो मार्केट का पूरा सेंटीमेंट उसी के हिसाब से चल जाता है। तो यहाँ पर एक जो इवेंट नज़र आ रहा है जिसकी वजह से मार्केट में मूवमेंट हो सकता है, वो इथेरियम शंघाई अपडेट है। पूरी डिटेल में जानना है तो ऊपर आई बटन में उसके बारे में वीडियो है, और अच्छे से समझ सकते हैं, और डिटेल में उसमें हमने बताया है। यहाँ पर एक जो थर्ड इवेंट जो दिख रहा है वो इथेरियम शंघाई अपडेट है। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है बैंक कोलैप्स का। और बैंक कोलैप्स किसी कंट्री के लिए भले ही वो छोटा लग रहा है, उसके बेल आउट के लिए पैकेज भी कर दिया है, लेकिन एग्जैक्टली क्या वो वहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन होगा या सिर्फ अनाउंसमेंट तक ही होगा? क्योंकि रियलिटी में जब ज़रूरत पड़ेगी तो लोग जिनके पास क्रिप्टो है वो सबसे पहले क्रिप्टो बेच के ही अपना नुकसान पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जो फेड की मीटिंग है, जो सीपीआई डेटा है, वो भी अपने पर बहुत प्रेशर में है। सीपीआई डेटा अगर वो डाउन इसी तरह करते रहे तो वहाँ पर
जो सिचुएशन है वो कंट्रोल नहीं होगी, तो यहाँ पर CPI डेटा में भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होगा। और जब इस तरीके होगा तो हो सकता है फ्यूचर में और सारे बैंक भी इस तरीके के सामने आए। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। US में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, और इस वजह से जब अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो बहुत सारे लोग विड्रॉल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ भी आती है जो कि है बिटकॉइन की हाल्विंग। बिटकॉइन की हाल्विंग 2024 मिड में ड्यू है, और उस समय क्योंकि बिटकॉइन का जो भी सप्लाई है मार्केट में जो नेक्स्ट ब्लॉक से होगी वो हाफ हो जाएगी। जब ऐसा होगा तो मार्केट में एक बहुत पॉजिटिव वेव आएगी, और उस समय मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जाने का है। तो ये एक रीज़न है जो कि मार्केट को पॉजिटिव की तरफ ले जा सकता है, और यहाँ से अगर इसी तरीके से धीरे धीरे बढ़ते रहें तो हो सकता है बहुत अच्छा मार्केट देखने को मिल जाए। तो ये एक पॉजिटिव साइन भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कई सारी कंट्री इस समय रेगुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्रिप्टो को रेगुलेट किया जा रहा है, और क्रिप्टो जब तक डिसेंट्रलाइज है तब तक वो बहुत ज़्यादा अच्छी फल फूल सकती है। लेकिन जिस दिन सेंट्रलाइज यानी कि जब रेगुलेट में बहुत ज़्यादा बंध जाएगी तो वहाँ पर जो उसकी जो ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखेगी, क्योंकि रेगुलेशन में क्रिप्टो बहुत ज़्यादा अच्छी फल फूल नहीं सकती है। नेक्स्ट बात किया जाए CBDC की। हर एक कंट्री अपना CBDC लेकर आ रहा है, और CBDC भले ही यहाँ से हमको बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन CBDC सबसे बड़ा कंट्रोलिंग पावर होगा क्रिप्टो का। क्योंकि किसी भी कंट्री में अगर आपको एंट्री लेनी है तो CBDC से लेंगे, एग्ज़िट लेना है तो CBDC से लेंगे, उसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं होगा। तो यहाँ पर ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट में मूवमेंट हो सकते हैं बड़े। उसके बाद mt gox का जो बिटकॉइन का जो जापान का जो एक्सचेंज है उसका बहुत सारे बिटकॉइन अभी रिलीज़ करना बाकी है। तो उसमें भी जब ये बिटकॉइन लोगों को मिलना शुरू होंगे, क्योंकि वो बिटकॉइन जिस समय उन्होंने ख़रीदे थे वो बहुत सस्ते ख़रीदे थे, और आज बिटकॉइन के बहुत ज़्यादा प्राइस है। तो अगर उसमें से आधे लोगों ने बेचना शुरू कर दिया तो बिटकॉइन अच्छा खासा डाउन हो सकता है। नेक्स्ट, इस साल के लास्ट क्वार्टर में 2023 के लास्ट क्वार्टर में FTX का हिसाब किताब होना है, क्योंकि FTX का जो कोलैप्स हुआ है उसको शिफ्ट कर दिया था लास्ट क्वार्टर में। तो लास्ट क्वार्टर में FTX का हिसाब किताब होना, और उस समय भी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलीटाइल हो सकता है। और लास्ट है SEC मतलब किसी के भी पीछे पड़ सकता है, चाहे वो अपना BUSD के पीछे पड़ा तो BUSD को बिल्कुल गायब कर दिया। किसी को भी एलिगेशन लगा सकता है SEC, जो भी उसको मार्केट में ज़्यादा उसको चढ़ गया तो SEC की वजह से कोई भी कभी भी कहीं भी गिर सकता है। तो ये भी सिचुएशन है। तो इस तरीके से ये जो रीज़न हमने बताए हैं, इन सब से आपका क्या ओपिनियन बनकर आता है कि कौन सा रीज़न ऐसा है जो रियली में मार्केट को बड़ा इम्पैक्ट दे सकता है, पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ? ये सारा मुझे जानना है आपके थ्रू। आप मुझे बताएंगे कमेंट में, ताकि जो भी नया यूज़र आए वो उसको भी पता चल जाए कमेंट में पढ़कर कि एक्चुअल में ऑडियंस क्या समझती है, क्या ऑडियंस को लगता है। और हमारा जो फैक्ट निकलना था वो हमने अपना काम कर दिया। अब आपका काम ये है कि नीचे अपने कमेंट में बताइए कि रियली में क्या आपको लगता है, कौन सा इम्पैक्ट करेगा, कौन सा इम्पैक्ट नहीं करेगा, किसकी इंपॉर्टेंस है, किसको इग्नोर किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।